कराड़ की टीम और मानिक भाई, अमित सर, नीलोफर मैडम, आप सबको मैं वेलकम करता हूं। और आपका सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं नीलोफर मैडम। वेलकम दीदी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो केस देखा होगा सभी ने, वीडियो शेयर किया था। जस्ट वो बच्ची को दिखाने के लिए, मतलब उसकी मम्मा उसको लेके आई थी, पेरेंट्स लेके आए थे उसके। उसके गाल पे रिंगवर्म इन्फेक्शन पूरा हो गया था, एक बड़ा पैच था और वो बढ़ रहा था और सीवियर इचिंग था उसको। तो उसकी मम्मा ऐसे ही बैठे हुए बोली उसको बहुत खुजली होती है, वो एक बार खुजाने लगे तो उसको हाथ निकालो बोलो तो भी वो निकालती नहीं है। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो बच्ची का मेरा वीडियो शेयर करने का मकसद यही था कि जस्ट टू ऑब्जर्व द चाइल्ड, वो कैसी थी। तो जैसे माँ ने हिस्ट्री दिया, एक 5 से 10 मिनट मैंने कुछ लिया उससे इंफॉर्मेशन, बट आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग द चाइल्ड। जैसे वो कैसे खड़ी है, कैसे क्या कर रही है। और उसकी माँ ने बोला कि ये बहुत सेंसिटिव है, इसको एक तो किसी से कुछ झगड़ा हो जाए, किसी को कुछ बोल जाए और उस इंसान को बुरा लगे तो इमीडिएट इसको बुरा लग जाता है और वो उसको मनाती है या सॉरी बोल देती है। और अगर कोई दर्द में रहे तो इसको अच्छा नहीं लगता है, ये जाके उनको सहलाती है, समझाती है। अब 2 साल की बच्ची है, बट पेरेंट्स की हिस्ट्री इतने अच्छे से उन्होंने बताई और बोला कि टॉयलेटरी हैबिट्स उसके इतने प्रॉपर है, जैसे शी आई शू आई तो बराबर से वो बोलती है। शी अंडरस्टैंड्स, वो खुद से जाएगी साफ। उसको अच्छा नहीं लगता है गंदगी, शी विल ट्राई टू क्लीन, शी विल टेल द पेरेंट्स की ये हो गया है, मतलब आई वांट टू क्लीन माई सेल्फ। एंड देन और एक उन्होंने बोला कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब कोई भी बात, कोई भी चीज अगर उसकी खुद की चीज है वो कहीं रखी हो तो वो भूलती नहीं है। उसको पता रहता है कि कहाँ पे रखा है, या कोई चीज अगर किसी का कुछ है तो उसको पता रहता है। और कोई चीज से डरती नहीं है, जैसे रात हो जाए दिन हो वो हॉल में जाएगी, अकेली घूमेगी। बाथरूम जाना है तो वो अकेली भी जाती है, मतलब ऐसे कोई नहीं है कि किसी की जरूरत रहती है उसको। देन वन मोर थिंग शी टोल्ड कि डरती किसी से नहीं है, उसके दादाजी से डरती नहीं है, बस उसके पापा थोड़ा लकड़ी वगैरह बताए, डर बताए तो थोड़ा डर जाती है, बस वो 2 मिनट के लिए, बाकी तो नॉर्मल हो जाती है। और कोई गुस्सा करे तो उसको फौरन बुरा लग जाता है और वो जाके रुठ जाती है और बेड पे लेट जाती है और कुछ देर के लिए वो किसी से बात नहीं करती है, वो बहुत चुपचाप रहती है और फिर अपने आप आके मिक्स हो जाती है। और कोई दर्द में रहे तो उसको देखा नहीं जाता है। एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको एक बार पढ़ाओ तो वो फटाक से पढ़ जाती है और रिपीट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसका चालू ही रह जाता है फिर। तो केस इतना ही था, मैं इंफॉर्मेशन इतना ही लिया, बट मैंने उसको ऑब्जर्व किया क्योंकि कुछ रेमेडीज दिमाग में चल रहे थे। तो सबसे पहले मैंने उस बच्ची को देखा तो उम्र कितनी थी उसकी, 2 साल की थी। बट 2 साल के हिसाब से वो बच्ची का बिहेवियर बहुत स्ट्राइकिंग लगा मुझे, क्योंकि कुछ रेमेडीज जैसे वो आई या बात कर रही थी तो उसका कुछ कुछ बिहेवियर से ऐसे कुछ रेमेडीज जैसे बेलाडोना, लैकेसिस एक दिमाग में चल रहा था। बट वो आई और बराबर से मेरे राइट हैंड साइड पे मेरे बराबर बगल में खड़ी रही वो। शी वॉज न्यू टू मी, मैंने पहली बार ही उसको मिली थी तो मेरी उसकी पहचान नहीं थी। फिर भी वो इतने अच्छे से आके खड़ी रही। तो वेरी फर्स्ट थिंग वॉज कि उसके उम्र के हिसाब से वो बच्ची बहुत ग्रोन अप जैसे बिहेव कर रही थी। बट फर्स्ट थिंग विच स्ट्राइक माई माइंड वॉज शी वॉज कॉन्फिडेंट। इतने कॉन्फिडेंटली वो थ्रू आउट द केस वो मेरे सामने मेरे बाजू में खड़ी रही, ना डरी ना कुछ। एंड व्हेन मदर टोल्ड जैसे कैसे दुखता है, कैसे खुजाता है बता, तो शी शोड ये ऐसे खुजली होती है, मैं ऐसे खुजाती हूँ, और वो हंसते हंसते। तो दैट आई टुक एज कम्युनिकेटिव, कितना अच्छे से बोल रही थी वो, देख के ऐसे परेशान नहीं थी। शी वॉज वाइवेशियस, अच्छे से का बच्चा तो नहीं खड़ा रहेगा। फिर बेलाडोना वॉज ऑल्सो आउट बिकॉज समझदार है बच्ची, उसको समझता है कैसे करना है। और गुस्से में जैसे वो चिढ़ जाती है, मीन्स सेंसिटिव है ना, गुस्सा आ जाए तो शी डज नॉट थ्रो टेम्पर टैंट्रम्स, वो इमीडिएट जाके कहीं पे रूठ के बैठ जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगी। एंड देन शी विल। फिर बेलाडोना वाज आल्सो आउट बिकॉज समझदार है बच्ची, उसको समझता है कैसे करना है। और गुस्से में जैसे वो चिढ़ जाती है, मीन्स सेंसिटिव है ना, गुस्सा आ जाए
तो शी डज नॉट थ्रो टेम्पर टैंट्रम्स, वो इमीडिएट जाके कहीं पे रूठ के बैठ जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर वापस आ जाएगी, एंड देन शी विल बी नॉर्मल. तो ऑन ऑल दिस बेसिस आई हैड गिवन हर स्पॉन्जिया, एंड इट वर्कड आउट मिराकुलसली. उसका जो इचिंग था वो 2-3 दिन में कम हो गया. एक हफ्ते के बीच उसका, एक हफ्ते के इंटरवल में उसका जो पैच था वो कम हो गया. एंड उसकी मदर ने फॉलो अप नहीं रखा, तो आफ्टर 1 मंथ उसने कॉल किया था कोई उसके खुद के कंप्लेंट्स के लिए. तो मैंने पूछा अरे वो कैसी है, तो उन्होंने बोला कि अरे उनका उसका तो पूरा ओके हो गया, क्लियर हो गया गाल, इचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है उसको. तो इट वाज अ सिंगल डोज ऑफ स्पॉन्जिया 200 गिवन, और आफ्टर दैट द चाइल्ड वाज वेरी मच फाइन. तो हम जैसे देखते, ये पूछना था, यूजुअली हम लोग स्किन केसेस में लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, यानी 6 से या ऐसे करते हैं. अभी आपने यहाँ पे 200 सिंगल पोटेंसी दी, तो ये 200 सिंगल पोटेंसी सिलेक्ट करने के पीछे आपकी क्या सोच थी मैम यहाँ पे? एक्चुअली आई फील कि जो रेमेडी इफ इट हैज टू एक्ट ना, इट हैज टू शो सम सिम्टम्स. इफ बराबर से रेमेडी है और 1 या 2 डोज गया, तो इट डजंट मैटर इफ इट इज 30 और 200. इफ यू आर डैम श्योर कि आपकी सिमिलिमम है, तो यू कैन, एंड 200 or 30 is a safer side. 6C not essentially कि every time you have to give 6C in any skin disease. See, it solely depends on what we see, उसकी एनर्जी लेवल या जो जरूरत थी उसको. तो जरूरी नहीं है कि 6C ही देना चाहिए. मतलब एक आप क्राइटेरिया मत बनाओ कि ये ही इस पे काम करेगा, या 0/1 ही चाहिए, 6C चाहिए, या आई हैव टू स्विच टू हायर पोटेंसीज. इट सोनली डिपेंड्स ऑन व्हाट वी सी इन फ्रंट एंड व्हाट वी फील द एनर्जी ऑफ द पर्सन इन फ्रंट. और एक यहाँ पूछना था मुझे ऐसे कि ये पेशेंट जब आपके पास आई तो वो और कहीं यानी कुछ और एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह लेके आई थी क्या, या फिर डायरेक्ट बिल्कुल नहीं. पुरानी पेशेंट है, उसके पेरेंट्स और डायरेक्ट वो आपके पास आई? अगर सपोज जब एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं पेशेंट्स, और जब हम देखते हैं स्किन केसेस में यूजुअली देखा जाता है कि वहाँ पे हमेशा जो सप्रेशन होता है ना वो पहले बाहर निकलता है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखा नहीं क्या आपको? हाँ, मैंने बोला ना आपको, उसका जो था कंडीशन वो इट वाज सिंस 3 to 4 months स्टार्ट हो रहा था, बट इट वाज इंक्रीजिंग रैपिडली. मतलब थोड़ा सा था, बट आई हैड पोस्टेड द पिक, तो वो पूरा एक चीक कवर हो रहा था उसका. एंड उन्होंने शायद कुछ क्रीम विम लगाया था, बट वो रिलीफ नहीं मिला था. तो द मदर वाज लाइक आउट ऑफ कंसर्न, शी हैड स्टॉप्ड एवरीथिंग. और आफ्टर सिंगल रेमेडी, सिंगल पोटेंसी, आई मींस दे डिडंट टर्न आउट. तो मुझे फॉलो अप के लिए चांस ही नहीं मिला. आफ्टर 1 month व्हेन आई इंक्वायर्ड, मैंने जब पूछा तो उसकी माँ ने बोला कि वो ठीक है. तो ये सवाल ही नहीं आता है ना, मतलब उसको ठीक हो गया ना. तो सी द वाइटल फोर्स गेव रिस्पोंडेड वेरी वेल, एंड शी वाज फाइन विद अ सिंगल डोज. सो नो नीड कि जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू गेट aggravated or you get symptoms of elimination. तो it is depending on the patient, as I said earlier. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं कि हमें ऐसे डिस्चार्ज ही देखें, ऐसे डिस्चार्ज सामने आए जो हमें दिखाई. कई बार इमोशनल डिस्चार्ज हो जाता है, पेशेंट रो लेता है, या खुशी हो जाती है थोड़ी सी उसको, या थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर हल्का सा राइज होके और चला जाता है. ऐसे कई केसों में मैंने देखा है कि कोई जरूरी नहीं कि हमें ऐसे कोई डिस्चार्ज ही शो हो. मेंटल डिस्चार्ज भी होता है, कहीं खुशी हो गई, थोड़ा सा रेज हो गया, और हल्का सा फीवर हल्का सा स्वेट होके वो ठीक हो जाता है. तो वो पेशेंट गौर नहीं कर पाते, हाँ यार मेरे यहाँ तो डिस्चार्ज भी ये हुआ. और तो कैसे रहता है, सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना. जो पर्सन सेंसिटिव है, हु नोज कि चलो आज 1 या 2 बार मेरे को छींक आई, या आई वाज हैविंग अ रनी नोज, तो इफ ही इज सेंसिटिव ही विल कम टू नो कि चलो आज मेरी नाक बह रही थी, तो आई एम फीलिंग लाइक some elimination is there. But some are strong enough कि उनको वो पता भी नहीं चलता है कि if there are eliminations or not. So it is not essentially a criteria that every time we get to know from the patient that there is some type of aggravation or there is elimination. Even if though it has occurred or what, वो पेशेंट को हम रियलाइज कराते हैं, या हम अगर बोले और पेशेंट से रिस्पॉन्स आया, ओनली देन वी कम टू नो. और एल्स इफ ही इज सेंसिटिव इनफ, देन इफ ही गेट्स एग्रीवेटेड ही विल टेल अस. ऐसा भी मैंने देखा. या नॉट एसेंशियली एवरी टाइम हम कोई एक क्राइटेरिया में बंधे रहे ना, क्योंकि
इंडिविजुअलाइजेशन ही अपना मेन ये है कि एवरीथिंग इज इंडिविजुअल। तो हम एक सांचे में किसी को कोई चीज को फिट करना इज रॉन्ग, मतलब वी गेट प्रेजुडाइज्ड। मतलब से इफ यू डोंट गिव 6C देन यू विल हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड इफ यू डोंट हैव अ 6C पोटेंसी, और अगर कोई स्किन का पेशेंट आएगा तो आप दोगे नहीं क्या? तो इट इज सिंपल एज दैट ना। तो इफ यू गिव विद अ क्वेश्चन, योर जस्ट लिसन टू मी, कि अगर आप कोई दिमाग में सोच रख के दे रहे हो कि अरे मैं 6C नहीं है, मैं कोई अलग पोटेंसी दे रही हूँ, तो माइट बी द रेमेडी माइट वर्क और नॉट। तो इफ यू आर नॉट डैम श्योर कि ये पोटेंसी वर्क करेगी, तो हाउ इट विल वर्क ऑन द पेशेंट ना? इट इज एट डायनामिक लेवल। तो यू आर विथ नेगेटिव थॉट्स, तो वो वहां तक रीच ही नहीं करेगी ना रेमेडी। तो जस्ट डोंट मतलब यू थिंक ऑफ पोटेंसीज, इट इज इम्पोर्टेंट, बट थिंक अकॉर्डिंगली, मतलब सामने क्या है उस हिसाब से आप पोटेंसी सिलेक्ट करो। डोंट गिव अ टिपिकल क्राइटेरिया, एंड हाउ द केस प्रोसीड्स ऑन दैट यू कैन डिसाइड फर्दर पोटेंसीज। अब ये केस में तो वो फॉलो अप के लिए आई ही नहीं, तो देयर वाज नो चांस फॉर मी टू थिंक फॉर फर्दर थिंग्स। जैसे पोटेंसी के लिए या कोई, उसको ठीक हो गया, बस बच्ची अच्छी है तो छोड़ दो ना, हो गया ठीक। हारून सर ने स्किन का एक केस बताया था, 1M दिया था उन्होंने, उनके पास थी नहीं 30-200, 1M से बढ़िया क्योर हो गया था। तो कुछ नहीं, बाउंडेड मत होइए, फ्री होके रहिए। एग्जैक्टली, अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते रहने से देखो कितना अच्छा डिस्कशन। एग्जैक्टली। थैंक यू लता मैम, थैंक यू। अब यहाँ पे सबने जैसे लिया कि प्लेफुल या अम्यूजमेंट, उसको अम्यूजमेंट डिजायर थी ना, वो बच्ची थ्रू आउट खेल ही रही थी, वो बात भी कर रही थी। बट सी मेनी रिच्ड लैकेसिस और सल्फर, लोगों ने सल्फर पे थे या कोई लैकेसिस ज्यादा था, तो दे वर थिंकिंग अलर्ट। तो अलर्ट में कोई फियर या कोई थ्रेट रहता है, तो अलर्ट क्या रहता है कि वी फियर कि कुछ ना कुछ धोखा है, तो आई हैव टू रिमेन अलर्ट टू सी इफ इट इज अप्रोचिंग। तो यहाँ पे ये बच्चे को कुछ था ही नहीं ना, तो डर नाम की चीज ही पता नहीं है उसको, तो फियरलेस या अलर्ट लेने में कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज शी वॉज कॉन्फिडेंट। उसके एज के हिसाब से शी वॉज वेरी मच ग्रोन अप, मैच्योर्ड थी। और प्रिकॉसिटी में देर इज सम अंडरस्टैंडिंग, मतलब कोई सोच रहती है जो मेंटल रहती है, और उसकी वजह से वो प्रिकॉशियस हो जाती है। मीन्स व्हेन अ चाइल्ड ग्रोज, प्रिकॉशियस कब हो जाता है? जैसे कोई बोझ आ जाए जो वक्त के पहले कभी कोई जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, दैट इज प्रिकॉसिटी। बट प्रिकॉसिटी के लिए कोई सोच चाहिए दिमाग में, या कोई एक ऐसे जिम्मेदारी का एहसास चाहिए। अब ये तो दिल वाला बंदा रहता है, जैसे इसको कोई सोच नहीं है, बिंदास रहता है कि कोई दादा से डरती नहीं है, अब्बू के मतलब उसके फादर के हाथ में अगर लकड़ी वगैरह देख ले तो थोड़ा डर जाएगी। बट ऐसे कुछ नहीं है, शी विल बी लाइक बिंदास रहती है। आजू बाजू वाले खाना होने के बाद में अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाएगी, शी विल गो फॉर अ वॉक। एंड देन वन मोर थिंग वाज दैट, हाँ, मुजीब सर ने क्रैक किया था स्पॉन्जिया, ही हैड टोल्ड, बट ओनली थिंग इन दैट वाज दैट ही हैड टेकन पर्ट। सो इस केस में वी कांट से इट इज पर्टिनेसिटी, क्योंकि जिद से रिलेटेड तो वो पर्ट इतना मार्क नहीं था, वो जिद करती है बट समझ जाती है। एंड पर्ट की बातों से वी फील हर्ट समटाइम्स, मतलब वो जब बोलते हैं ना तो थोड़ा सा वो चुभता है, वो इट इज लाइक बोल्डली बात कर जाते हैं ना। तो इस बच्ची में से कुछ था ही नहीं। तो इवन दो स्पॉन्जिया इज इन पर्ट और वी कैन फाइंड इट, बट इन दिस केस वी एब्सोल्युटली आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, क्योंकि पर्टिनेसिटी में एक कोई पेशेंट जैसे बिंदास बोल देगा कि सामने वाले को क्या लगेगा ना लगेगा, उसके लिए वो कोई सोचेगा नहीं। जैसे वन मोर पर्सन आई हैव, एक टेलर है, ही कम्स, हिज वाइफ इज वेरी शाय, वो डरते हुए आएगी, कॉल भी करेगी तो मैम आप है क्या क्लिनिक में, ऐसे। तो ही कम्स विथ हिज वाइफ, तो वंस ही टोल्ड, अरे कुछ दो ना इसको, आपके जैसा बनाओ इसको। तो मैं सोच रही कैसे, हाउ इज स्पीकिंग, बट देन ही इज वेरी डिसेंट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। तो आई कुड नॉट थिंक ऑफ वेराइट और ऑल अदर थिंग्स की जैसे रूडनेस है या रेवरेंस लैक है, बिकॉज एवरी टाइम ही सो प्रॉपर। बट वो जब चिढ़ जाता है तो वो ऐसे बात कर देता है कि उसको समझ में नहीं आता कि ही इज टॉकिंग टू अ पर्सन जो फैमिलियर नहीं है, या एक लेडी है, एक डॉक्टर है, या कोई भी है, वो बिंदास बोल देगा। तो एक पर्ट में हमको ऐसे लगता है कि अरे कैसे बात कर रहा है। तो पर्टिनेसिटी या पर्ट में वी फाइंड दैट द पेशेंट, वो बोलता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई ही इज स्पीकिंग लाइक दैट।
एंड बिंदास रहता है. एंड दैट पर्सन अगेन नेक्स्ट टाइम ही केम एंड ही टोल्ड मी, क्या आप कब से, मैं कल से कॉल कर रहा था, आप फोन भी नहीं उठा रहे, कितना परेशान था, मेरे को सांस लेने नहीं आ रही. ही वॉज अ टेलर एंड वो उनको कटिंग की वजह से वो जो डस्ट एलर्जी थी, एंड ही यूज्ड टू गेट सीवियर कोराइजा एंड जैसे सीओएडी का था उनका कंप्लेंट्स, तो वो परेशान हो जाते थे. तो ही वॉज लाइक, फोन उठाओ मेरा, आप फोन उठाओ, मेरे को जब तकलीफ हो जाएगी आपको मुझे मेरा कॉल उठाना ही है. और अगर हमने गलती से कॉल नहीं रिसीव किया, ही वुड कम एंड लाइक जैसे वो झगड़ ही रहा है हमसे, ऐसे ही यूज्ड टू टॉक. अरे क्या मुझे इतना तकलीफ रहता है और आप मेरा फोन नहीं उठाते. तो ऐसे भी रहता है कि दिस इज पर्टिनासिटी इन स्पॉन्जिया. एंड वन मोर थिंग वाज जैसे इंडिपेंडेंट. हाँ, वन मोर थिंग कि ये बच्ची अपना काम खुद करना चाहती है. दैट वाज आल्सो वेरी स्ट्राइकिंग, क्योंकि 2 साल का बच्चा है, उसको खुद अपना काम करना है, मतलब अपने हाथ से खाना है, अपना काम खुद ब खुद करना है, जैसे अपनी चीजों को संभालते रखती है, या जो भी जिम्मेदारी हो खुद लेती है. अच्छा, उसको पसंद आता है. एंड देयर इज नो कंपल्शन, कोई बोल नहीं रहा है या कोई उसको ट्रेन नहीं कर रहा है कि तुझे ये करना है, बट शी लव्स टू डू इट. And there I took it as independent. So just for 3 to 4 rubrics I clubbed up, and the remedy which came was Spongia. क्योंकि लैकेसिस बेलाडोना तो पहले ही मेरे दिमाग से निकल गया था, तो आई वॉज लाइक कि स्पॉन्जिया लग रही थी, बट मुझे स्ट्राइकिंगली क्या है, इसके लिए आई जस्ट क्लब्ड अप, एंड इट वॉज लाइक इंडिपेंडेंट, confident, and amusement desire, and sensitive to reprimands. It was only these 4 things after which I reached to Spongia, and I had given her Spongia. So now we see कि सबने लिया कि affectionate और sympathetic. So these things are very difficult to catch actually, because what happens, you know, हर बार कोई कुछ अच्छे से बोले किसी के साथ में तो हम कहीं पे अटक जाएंगे, कह रही है कितना सोशिएबल है, कितना बेनेवोलेंट है, कितना मीन्स एवरीवन हैज अ डिफरेंट rubric to say. So I just want to clear it. So now affectionate me, having or showing fond feelings or affection, loving, tender, then strongly or favorably disposed or used with. So affectionate में he is showing a bond with something, जैसे affectionate for some things or some persons ऐसे रहता है. और sympathetic में it is totally like sympathetic we see expressing feeling or resulting from sympathy, and in agreement, favorable, inclined, used with in or towards. Agreeable, congenial, sympathetic surroundings means pertaining to or acting on the sympathetic nervous system. तो ये जो है ना sympathetic, it is all on feelings. यहाँ पे कोई दिमाग का यूज नहीं होता है, जस्ट जो फील करता है वो सिंपैथी में आ जाता है, sympathetic. तो इन एफेक्शनेट और व्हाट देयर इज अ फीलिंग, मतलब एक सोच रही थी कि पसंद है, ये अच्छा लगता है, यहाँ पे वी कैन गो फॉर एफेक्शनेट. बस सिंपैथी इस दिल से निकलती है, जैसे सी वी फील सिंपैथी फॉर अ पर्सन हु इज लेस फॉर्चुनेट, और जो कहीं पे अगर कोई जानवर है इट इज सफरिंग, तो वी गो एंड पिक इट अप और वी हेल्प हिम. तो ये जो रहता है ना, ये दिल से निकलता है ना, यहाँ पे हम सोचते नहीं है, तो दिस इज सिंपैथी. तो यार स्पॉन्जिया वी कैन सी बहुत दिल से सोचता है, दिमाग का सोच नहीं रहता है. सो स्पॉन्जिया डिफर्स फ्रॉम लैकेसिस एंड बेलाडोना, क्योंकि बेलाडोना इज इन इंटेलिजेंट, वो सोच समझ के काम करेगा, अपने फायदा नुकसान देखेगा, जहां पे फायदा है ही विल गो विद दैट. अपना सेव जैसे लाइट डिजायर में है, तो अपने को जहां पे कंफर्ट है या व्हाट ही feels better, he will remain with that, or intelligently he will act. Here we see that clarity of mind in Spongia as well as in Belladonna. हर जगह पे clarity of mind है, but with clarity of mind reasoning power जो रहता है, मतलब जो दिमाग का यूज करके सोचते हैं, there we have to rule out Spongia, मतलब दिमाग यूज ही नहीं करते, वो दिल से हर डिसीजंस रहता है, तो उनको आगे पीछे का सोच नहीं रखते वो लोग. तो वी गो फॉर स्पॉन्जिया. एंड प्रिकॉशियस में भी इसीलिए नहीं है, बिकॉज दे थिंक विद द हार्ट. नाउ सी इंटेलिजेंट में इट इज हैविंग इंटेलिजेंस मींस हैविंग हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, मेंटली एक्यूट. तो मेंटली जहां पे भी मेंटली आ जाता है दैट इज स्पॉन्जिया रूल्ड आउट. मतलब होशियार है बच्ची,
आंसर्स करती है, वो टेबल्स बोलती है, ABCD बोल रही है, 1 2 3 जो भी है, वो शी इज एबल टू आंसर दैट. So we can't immediately take the rubric intelligent. इंटेलिजेंट में दिमाग का यूज कितना हो रहा है इज टू बी थॉट ऑफ. अगेन देर इज वी सी चीयरफुल एंड फुलिश स्पॉन्जिया, जो कंटेंट भी रहते हैं, एंड देर इज कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंट ऑफ. मतलब यहाँ पे भी जैसे जरा गुस्सा करो या कुछ ना बोलो तो वो चिढ़ जाती है, ये भी वी कैन सी दैट. देन देर इज कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव रहता है. जैसे बात करते वक्त हाउ शी वाज टेलिंग, वो चीख बता रही थी खुजाती हूँ, ऐसे खुजाती हूँ, तो कितने अच्छे से बता रही थी ना. अब 2 साल की बच्ची है पर वो कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी. तो आई वाज very much impressed with how she was expressing or how she was narrating. बहुत अच्छा केस था एक्चुअली. मैंने कुछ उसको रेपर्टाइज नहीं किया, जस्ट रीड किया. तो मेरे दिमाग में वो जो आपने लिखा ना कि वो सॉरी फील करती है जैसे ही उसकी वजह से कोई हर्ट होता है, और वो सॉरी फील करती है और फिर उसको कंसोल करती है, जो सैड पर्सन है उसको कंसोल करती है. तो मुझे वो पढ़ के, एक्चुअली मैं सल्फर पे थी, मुझे लग रहा था वो सल्फर है. मतलब मुझे उसको पढ़ के ऐसे लगा कि हर्ट वाला तो कैसे बच्चे में कोई फील आएगा. मे बी पॉसिबल ये एंगर विद अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस हो. तो मैं इस रूब्रिक के थ्रू सल्फर पे थी, और मैंने अभी चेक किया तो उस रूब्रिक में स्पॉन्जिया भी है. तो वो जो लाइन थी कि वो सॉरी फील कर रही है, वापस सामने वाले पर्सन को मना रही है, तो इट कुड बी एंगर विद अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस. ये हो सकता है क्या? हाँ, बट हाँ जी, देखो सी व्हाट मतलब उसका इंटेंसिटी इज इम्पोर्टेंट ना. अब एंगर विद क्विक रिपेंटेंस में जैसे एंगर कब होता है, जैसे इरिटेट हम बार बार होते, पर इरिटेट होने के बाद, बार बार इरिटेट होने के बाद वी रीच टू अ स्टेज ऑफ एंगर. तो छोटी छोटी चीजों पे वी कांट गो फॉर एंगर, राइट. सबसे पहले तो गुस्सा, मतलब हम बोलते हैं ना, अब मुझे गुस्सा मत दिला, अब मुझे गुस्सा मत दिला. मतलब गुस्सा कब आता है? व्हेन देयर इज अ हाइट ऑफ इरिटेबिलिटी, देन वी गो टू एंगर. तो इमीडिएटली ये लेने के बजाय आई फेल्ट कि देखो उसको बुरा कितना लगता है ना. अब छोटी बच्ची है ना, इट इज एन ऑडेसिटी, ओके, और कॉन्फिडेंट है, हाइपर भी है, तो कभी कभी वो गुस्से में कुछ बोल दे तो इमीडिएट फील होना. तो शी इज सो सिंपैथेटिक कि इमीडिएट उसको बुरा लग जाता है, वो सिंपैथाइज कर जाती है ना सामने वाले को. तो इतना बड़ा दिल है कि वो इमीडिएट जाके सॉरी भी बोल देती है. वो और कोई गुस्से में किसी को कुछ बोल दे तो शी गोज एंड से सॉरी, और कोई परेशान या दर्द में रहे तो शी गोज एंड कंसोल्स. अब 2 साल की बच्ची में इतनी समझ है कि किसी की आंख में आंसू देखा नहीं जाता है उसको. तो यार बाकी का सब आई डिडंट थिंक ऑफ, जस्ट वो सेंसिटिव है गुस्से के लिए, और आई वेंट फॉर सिंपैथेटिक. दूसरा कुछ इतना स्ट्राइकिंग मुझे इतना लगा नहीं, बट यू कैन गो फॉर एंगर विथ रिपेंटेंस. रिपेंटेंस मतलब बहुत हाई इस तक मतलब लेवल तक हुआ ना. ये रिपेंटेंस में भी फील कि अरे पश्चाताप हो जाते कि मैंने क्यों बोला. अरे ये बच्ची को समझ ही नहीं आ रही, मैंने उसको बोला, मुझे बुरा, उसको बुरा लगा, मुझे बुरा लगा, बस दैट्स इट. अच्छा, सल्फर भी था. हाँ, वी फॉरगॉट अबाउट सल्फर. तो सल्फर इज इंटेलेक्चुअल, उसका खुद का ये रहता है, इंटेलिजेंटली वो काम करेगा, बट यहाँ पे इंटेलिजेंस का कोई फैसिलिटी नहीं है. तो आई डिडंट थिंक ऑफ, मतलब सल्फर था ही नहीं मेरे दिमाग में एट एनी पॉइंट. सो आई डिडंट थिंक ऑफ, बट इफ यू फील कि सल्फर से क्यों डिफरेंशिएट करना है, यू कैन आस्क. स्पॉन्जिया, अच्छे से बताया तुमने, बट आपने जो बोला कि वो बच्ची डेवलप्ड मतलब 2 ईयर से ज्यादा समझदार है, तो प्रिकॉसिटी हम समझते हैं, तो प्रिकॉसिटी में नहीं है ना स्पॉन्जिया? आई डिडंट, वही बोल रही हूँ ना मैं. प्रिकॉसिटी कब रहती है? प्रिकॉसिटी कब रहती है? जब आपको कोई सोच, वी थिंक ऑन सम मैटर्स एंड वी वर्क. मतलब अब चलो 2 साल का बच्चा है बट माँ बीमार है, ही इज द कोई, आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि जस्ट 2 ही लोग हैं फैमिली में, अब माँ बीमार है, 2-4 साल की बच्ची है, तो शी विल गो एंड वर्क. तो यहाँ पे वो दिमाग लड़ा रही है ना कि अरे माँ बीमार है तो मुझे ये करना. सिंपैथी से ज्यादा यहाँ पे शी विल कैलकुलेट कि अब चलो माँ को मदद करना या खाना बनाना कुछ. तो यहाँ पे शी विल स्टार्ट वर्किंग और शी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब यहाँ पे समझ है, पर समझ के लिए कहीं ना कहीं दिमाग लड़ाना पड़ता है, तो समझ हमारी बढ़ जाती है. पर ये दिल से सोचती है, इसलिए प्रिकॉसिटी नहीं लगा. उसका वे ऑफ स्टैंडिंग, वो जैसे खड़ी थी मेरे सामने, कितने कॉन्फिडेंटली खड़ी थी ना. मतलब मेरे से उसकी पहली मुलाकात थी, शी वॉज
शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, बिंदास खड़ी है जैसे मुझे बहुत अच्छे से जानती है, या शी नोज हाउ आई एम, या मैं उसको डांटूंगी, मैं डॉक्टर हूं तो उसको ना सुई का डर है ना इंजेक्शन या कोई भी मेडिसिन का, आराम से खड़ी है, घूम रही है, उतर रही है, स्टूल से उतर रही, चढ़ रही है। तो देर आई जस्ट थॉट ऑफ कॉन्फिडेंट। और इंडिपेंडेंट तो उसकी माँ ने बोल ही दिया उसको पसंद है एक्चुअली। हाँ, सल्फर मुझे लगी नहीं, या इंटेलेक्चुअल है ना, बट सल्फर सिंपैथेटिक, सल्फर का ये नहीं करेगा ना इतना कोई, अब कोई रो रहा है या कुछ तो इतना सिंपैथेटिकली, जैसे वी कैन से कि एक्चुअली मेरे दिमाग में सल्फर थी नहीं, सो आई जस्ट कि इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट वी कैन सी इन सल्फर, या कोई दिखाता है ना बड़कपन, यहाँ पे ऐसे कुछ था नहीं ना। जैसे सल्फर का बच्चा भी रहेगा उसमें एक थोड़ा इगोटिज्म रहेगा, ही विल ट्राई टू शो दैट आई एम समथिंग डिफरेंट, या ही विल ट्राई टू एक्ट कि मैं कुछ अलग हूँ, कुछ हटके हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कुछ था नहीं, एक सिंपल सी प्यारी सी बच्ची खड़ी है, शी वॉज लाइक सो स्वीटली टॉकिंग एंड रिस्पॉन्स भी कर रही है, इमीडिएटली शी इज आंसरिंग टू व्हाट मदर इज आस्किंग, वो मुझसे भी बात कर रही है। तो ऐसे कुछ लगा नहीं मुझे जैसे सल्फर के, क्योंकि सल्फर के बच्चे भी बैठेंगे ना तो दे विल बी विथ सम स्टाइल और कुछ अलग से हटके, मैं कुछ अलग हूँ, ऐसे बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आई डिडंट रियली फील ऑफ सल्फर। आपको सल्फर क्यों लगा वो बताइए, देन विल ट्राई टू डिफरेंशिएट। वही सब कॉमन रुब्रिक्स लिया था, जैसे सल्फर इज इन सिंपैथेटिक, सल्फर इन कॉन्फिडेंस, एंड देन कम्युनिकेटिव थी बहुत, इंटेलिजेंट आई टुक इंटेलिजेंट, एंड ये सब रुब्रिक्स लेके सल्फर वाज द फर्स्ट व्हिच आई केम थ्रू। So that's why I mean say सब थी communicative, as I said कि ये सब rubric था। तो most of the rubrics are covered by Spongia also, so that's why I asked the differentiation between both of them. Exactly, हाँ, बिकॉज इंटेलिजेंट में ही नहीं है ना, हम बोल रहे हैं ना, बट इंटेलिजेंट से ज्यादा ये कैसी है, ये सिंपैथेटिक में ज्यादा मार्क्स लगा मुझे। और ये अम्यूजमेंट है या इगोटिज्म नहीं है इसमें, या कोई घमंड है ऐसे कुछ मैं अलग हूँ, या मुझे कुछ मेरा कुछ हटके, मतलब ऐसे शी इज द फर्स्ट चाइल्ड तो शी कुड हैव शोन ना वो कुछ, तो ऐसे कुछ लगा नहीं, बिंदास खड़ी है। सल्फर एक ऐसे थोड़ा बैठेगा ना, एट में बैठेगा आके, बच्चा भी रहेगा तो ही विल हैव सम, इतना इमीडिएटली शी वोंट कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, इतना कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव है, जैसे वो बात भी करती है, दिखाई उसने मुझे एक्शंस करके। और मम्मा के लिए, मम्मा को कौन मारता है, मम्मा को किसने मारा, मतलब वो बोल रही है ना, तो कितना कम्युनिकेट कर रही है हर बात के लिए। तो फॉर दैट थिंग मींस आई डिडंट रियली थिंक ऑफ सल्फर एक्चुअली। यही रहता है कि हम छोटी छोटी चीजों में ही फंस जाते हैं, मतलब वी गो फॉर रूब्रिक्स बट फील आना चाहिए। नाउ सी इफ बोथ द थिंग्स आर देयर, दोनों भी रेमेडीज दे गो हैंड इन हैंड, बट देन वो फील भी जरूरी है ना। जैसे एक लगता है कि नहीं ये दो तीन रेमेडीज ऑल्सो आर पैरेलल मेनी अ टाइम्स, बट देन नॉट एसेंशियली कि हर बार जो फर्स्ट आए चार्ट में या वो जो लगे तो वी हैव टू प्रिस्क्राइब। तो जस्ट ऑन दैट मींस आई जस्ट फेल्ट कि ये बंदी बहुत ही दिल वाली लग गई, बहुत अच्छी चुलबुली सी, सो आई जस्ट प्रिस्क्राइब्ड ऑन दिस रूब्रिक्स। बिकॉज हर बार हम क्या सोचते हैं, अरे चला चुलबुला बच्चा अम्यूजमेंट कर रहा है तो थिंक ऑफ लैकेसिस बेलाडोना, बट ये क्यों कैसा है ये बहुत जरूरी है उस केस में। और वो फील नहीं आता है ना जब तक हम वी जस्ट रेपर्टाइज, वी सी अ थिंग रेपर्टाइज। अब कोई बोले मुझे बहुत गुस्सा आता है तो इमीडिएटली वी कांट गो फॉर एंगर, या एंगर से रिलेटेड हम फटाफट से रूब्रिक डाल देंगे तो कोई ऐसी रेमेडी आ जाएगी जो नहीं है सिमिलिमम। तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम पहले रूब्रिक सी, जस्ट ट्राई टू फील द पर्सन। मैं वही बताना चाहती थी कि रेमेडी तक पहुंचना जरूरी नहीं है, वो कैसे हम वहां तक गए, क्योंकि ये केस में इफ फर्स्ट 1 to 2 मिनट्स हम देख के अगर दे देते थे तो उसका अम्यूजमेंट या वो जो चुलबुलापन देख के कोई भी एनीवन विल थिंक ऑफ लैकेसिस, कोई भी बोल देगा अरे ये कितना मतलब खेल रही है अपनी धुन में, एब्जॉर्ब्ड है। तो बट वो जो माँ ने हिस्ट्री बताया या जो 4-5 ही लाइन जो थे उसमें से वी कैन रूल आउट ना कि क्यों ये नहीं है। तो व्हाई वी डिडंट गिव द रेमेडी इज इम्पोर्टेंट देन व्हाई वी गिव दैट रेमेडी, मतलब रूल आउट करना क्यों जरूरी है। तो नॉट नेसेसरी कि एक रेमेडी है तो उसके सब रूब्रिक्स हमको सेम इसमें मिल जाए। इट इज मेनी टाइम्स के कुछ
एक हिस्सा या एक फैसेट हमको दिख जाए तो जस्ट ऑन दैट फील वी हैव टू प्रिस्क्राइब। यहाँ पे वही दिखाना था मुझे कि सिंपैथेटिक वाज द मेन थिंग व्हिच वाज रनिंग थ्रू आउट इन माय माइंड, और उसके लिए मैंने उसको स्पॉन्जिया दिया था। और हाई स्पिरिटेड रहते हैं ना, दे डोंट गिव अप। अब कोई बेलाडोना रहती तो उसने माँ बाप को परेशान किया रहता, वो खुजली हो रही है मुझे दवाई दो या कुछ दो, तो वो परेशान हो जाती है। शी वुड हैव डन, मतलब ये किया रहता कि परेशान करके रखा होता माँ बाप को। बट मदर टोल्ड वो बीमार भी रही तो वो सताती नहीं है या शांत रहती है। तो दिस आर द थिंग्स ना कि कैसे वी हैव टू गो फॉर रेमेडी। ओके, हाँ मतलब एक बात में चिपके रहना ना, हम बोलते हैं ना क्यों भिन भिन लगा रखी है मेरे पीछे, क्यों ये कर रहे हो। तो ये जो रहता है कि कोई एक चाइल्ड है, अगर आप उसको कुछ बोल दो, वो चॉकलेट मांग रहा है एंड ये टोल के चल मैं शाम में लाऊंगा, एंड इफ यू फॉरगेट, तो वो शाम में आने के साथ में बोलेगा लाए आप चॉकलेट, तो आप ना बोलेंगे तो अगेन द सेकेंड डे ही विल टेल आप आज चॉकलेट लाना है मुझे। तो इफ शाम में आप नहीं लाए तो वो आपके पीछे, नहीं आज मुझे लेना ही लेना है चॉकलेट। तो आप जब तक अरे नहीं चाय पीता हूँ फिर जाएंगे, नहीं अभी लेना है अभी लेना है, मीन्स आप जब परेशान होते हो उस चीज से, देन इट इज पर्टिनेसिटी। मतलब कोई सामने से इतना परेशान कर रहा है कि जब तक उसकी वो चीज उसको ना मिले तब तक ही इज बिहाइंड यू कि डू दैट फॉर मी, देन इट इज टेकन एज पर्टिनेसिटी। तो यहाँ पे ये बच्ची तो समझदार थी, कहीं कहीं पे जिद, अब नाउ शी इज नाउ 2 years सो वी कैन अंडरस्टैंड, उतना तो जिद बच्चों में होगा ही होगा, बट देन वो समझ जाती थी ना। तो यहाँ पे आई डेंट थिंक ऑफ पर्टिनेसिटी। और पर्ट में वो बेझिझक बेधड़क बोल देता है जो उसको मुंह में आता है, मुंह फट जैसे हम बोलते हैं। एक फाइन डिफरेंशिएशन रहता है कि जहाँ पे रेफरेंस लैक ऑफ रहता है या फिर पर्ट रहता है, कि पर्ट में दिल से बोल देता है वो जो भी लगे उसको, और रेफरेंस लैक में उसको शर्म ही नहीं है कि जो बोल रहा है या क्या बोल रहा है वो सामने वाले के लिए। तो पर्ट में भी मेनी टाइम्स वी फील किया रही है कैसे बात कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। मैं वही बोल रही थी कि हम जनरली एक ही इस पे घुस जाते हैं कि फॉस्फोरस, बेलाडोना, लैकेसिस, इसके आगे पीछे हमारी सोच ही नहीं चलती है। तो दिस वाज ओनली टू कन्वे दैट कहीं पे उसके पीछे का ये समझो ना कि फील समझो वो बच्ची के बारे में। हम बोलेंगे समझदार है, थोड़ा काम करेगी अपना अपना, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन। बट व्हाई प्रिकॉसिटी, ये क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं क्यों लेना चाहिए ये जरूरी है। लेते हैं उससे ज्यादा व्हाई वी शुड नॉट टेक इज इम्पोर्टेंट, ये निकालना ही जरूरी है। ये चीज किसी बड़े हमारे किसी सीनियर ने बोला है, जो आप बोल रही है ना कि कोई रुब्रिक लेने के पहले ये सोचो कि ये रुब्रिक मैं क्यों ना लूं। यस, जल्दी से मत लगा दो रुब्रिक। हाँ इमीडिएट, जैसे हम से पे बोल ले लेते हैं। अब एंगर क्विक रिपेंटेंस लिया, फिर हमने प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन लिया, चलो ट्रैक ही चेंज हो गया पूरा, तो रेमेडी अलग आ जाएगी। तो वी हैव टू फील ना बिफोर गिविंग कि ये नहीं लिया तो या लिया तो व्हाट इज बेटर। तो वो क्यों नहीं लेना चाहिए ये सोचने के बाद भी अगर लगा कि नहीं ये फिर भी प्रोमिनेंट है, देन यू थिंक ऑफ इंक्लूडिंग इन योर चार्ट। अदरवाइज इट इज लाइक फिर आप बस वो फिर रूब्रिक्स में ही खेलते बैठोगे, फिर आगे कुछ उसमें से नहीं होगा। ये माइंड मेथड है, यानी हमें माइंड लगाना पड़ेगा। रिपर्टरी से रूब्रिक सेलेक्ट किया, रख दिया, पहली वाली दवाई नहीं, मैं लॉजिक लगाइए, अपनी फिलॉसफी यूज करिए, अपना ऑब्जर्वेशन पेशेंट के लिए यूज करिए, फिर रूब्रिक फाइनल करके। ओके तो अब जैसे फियरलेस, अब फियरलेस होने के लिए उसको पहले फियर ये फैक्टर पता रहना चाहिए ना, सही है ना। तो उसको फियर ये मालूम ही नहीं है बात, तो वो क्यों डरेगी, है ना। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि फियरलेस या कुछ लेना चाहिए। कॉन्फिडेंट है बस, बाकी कुछ भी होने दो, उसको कोई बात से लेना देना ही नहीं है। सो जो स्ट्राइकिंग है, जो दिख रहा है सामने, उस पे फोकस करो बस। इट इज सो सिंपल, वही मैं बोले जा रही थी, इट इज सिंपल। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको, जो है उसको सामने से ले लो बस। होप इट्स क्लियर, आई कुड शेयर माय व्यू। थैंक यू। तो आप लोग इतने अच्छे से ज्वाइन किया आप लोगों ने, तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर कोऑपरेटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
तो थैंक्स, शुक्रिया सबको।